ये छात्रों, आज यूनिट 3 का ये चौथा लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर पूरे कर लिए हैं और इस यूनिट में जो पहला लेक्चर था उसमें लैटिस वाइब्रेशन के जनरल टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया गया था। सेकेंड वीडियो लेक्चर में मोनोएटॉमिक लैटिस के बारे में चर्चा हुई थी और उसका डिस्पर्शन रिलेशन और डिस्पर्सन कर्व पर डिस्कशन हुआ। फिर जो थर्ड लेक्चर था या थर्ड वीडियो लेक्चर था उसमें डायटोमिक लैटिस वाइब्रेशन पर डिस्कशन हुआ और जब हम लोग मोनोएटॉमिक और डायटोमिक लैटिस को कंपेयर करते हैं तो पाते हैं कि मोनोएटॉमिक लैटिस में डिस्पर्सन कर्व की एक ही ब्रांच होती है, जबकि डायटोमिक लैटिस में डिस्पर्सन कर्व की 2 ब्रांच होती है। एक एकॉस्टिकल ब्रांच होती है और दूसरी ऑप्टिकल ब्रांच होती है। अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में जो चौथा लेक्चर है यूनिट 3 का, इसमें हम लोग थोड़ा फोनॉन के बारे में और डिस्कस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इस यूनिट का जो सेकेंड टॉपिक है हीट कैपेसिटी, उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, पहले ही हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है कि पिछले लेक्चर्स में कि जैसे फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का क्वांटा होता है जिसे हम फोटोन कहते हैं, उसी तरह से लैटिस वाइब्रेशन का क्वांटा फोनॉन कहा जाता है। तो फोनॉन इज द क्वांटा ऑफ द लैटिस वाइब्रेशन। अब चूंकि सॉलिड्स में लैटिस वाइब्रेशन होता है और जो सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज हैं, ज्यादातर प्रॉपर्टीज वो लैटिस वाइब्रेशन से रिलेटेड है, इसलिए फोनॉन का हर फील्ड में एप्लीकेशन है। मीन्स की थर्मल प्रॉपर्टीज के डिस्कशन में, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में, सुपर कंडक्टिविटी में, इंटरेक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स विद सॉलिड, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स की वो लैटिस वाइब्रेशन से रिलेटेड है और फोनॉन इज द क्वांटा ऑफ द लैटिस वाइब्रेशन, इसलिए इन सारे फील्ड की स्टडी में फोनॉन का भी एप्लीकेशन होता है। जब हम कहते हैं इंटरेक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स विद सॉलिड, तो जैसे हम लोगों ने सेकेंड यूनिट में डिस्कस किया था कि अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकालना है तो हमें किसी बीम को उस पे इंसिडेंट कराना होता है, क्रिस्टल लैटिस पे या क्रिस्टल प्लेन्स पे। वो बीम एक्सरे भी हो सकती है, वो न्यूट्रॉन बीम भी हो सकती है या वो इलेक्ट्रॉन बीम भी हो सकती है। तो इस तरह का अगर कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल्स है वो सॉलिड से इंटरेक्ट कर रहा है, लैटिस से इंटरेक्ट कर रहा है, तो नेचुरली वो फोनॉन से इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो फोनॉन इज द क्वांटा ऑफ लैटिस वाइब्रेशन। और जैसे कि हम लोगों ने कहा कि जब लैटिस वाइब्रेशन की बात करते हैं तो हर एक एटम जो वाइब्रेट करता है उसको हम लोग एक तरह से स्प्रिंग मोशन की तरह ट्रीट करते हैं और उस पर वही फोर्स लगाते हैं जो स्प्रिंग का फोर्स होता है, मतलब फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो उसी फोर्स को लैटिस वाइब्रेशन पे लगाते हुए, मतलब एटॉमिक वाइब्रेशन पे लगाते हुए हम लोगों ने डिस्पर्शन रिलेशन को डिराइव किया था। तो जो मोशन है लैटिस वाइब्रेशन का वो एक तरह से क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह होता है। क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब क्वांटम मैकेनिकल है तो उसकी जो एनर्जी लेवल होंगी वो क्वांटाइज्ड होंगी। और ऑसिलेटर ऑसिलेटर मतलब कि ऐसे कोई भी पार्टिकल जो कि टू एंड फ्रो मोशन करता है, मतलब उसकी एक मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन के एक साइड और फिर दूसरे साइड इस तरह से वाइब्रेट करता है, तो उसको हम ऑसिलेटर कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और जब हम कहते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर तो वो सिमेट्रिकल एक पैराबोला में ऑसिलेट करता है। तो ये सिमेट्रिकल है, मतलब कि जितना वो इस साइड जाएगा उतना ही वो इस साइड भी जाएगा। अगर ये असिमेट्रिकल होगा तो मतलब एक साइड अगर ज्यादा मूवमेंट है तो दूसरे साइड मान लीजिए कम होगा, या इस साइड अगर इतना मूवमेंट है तो इस साइड में मूवमेंट और बढ़ सकता है। तो अगर ये जो कर्व है, अगर ये पैराबोला न होकर के कुछ इस तरह के शेप का हो जो कि सिमेट्रिकल नहीं है मीन पोजिशन के, तो वो हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है। परंतु जो जो हमने डिस्पर्शन रिलेशन निकाला है या हम जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने फोनॉन को एक क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह वाइब्रेशन को ट्रीट किया है। इसलिए उस वाइब्रेशन का जो क्वांटा होगा वो वही होगा जो कि क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर का होता है। तो उसकी जो एनर्जी लेवल होती है वो इस तरह से डिफाइन की जाती है, En इज इक्वल टू n प्लस हाफ h कट ओमेगा।
where n is the quantum number which can take value 0, 1, 2 and so on. तो अगर n की वैल्यू 0 है, मतलब अगर क्वांटम नंबर 0 है, तो भी इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है, और वो एनर्जी क्या होगी, En इज इक्वल टू हाफ एच कट ओमेगा। तो उसको हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब कि जब n की वैल्यू 0 है, क्वांटम नंबर 0 है, तो भी उसमें कुछ एनर्जी है, तो उसको हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे हम एक एक लेवल बढ़ते जाएंगे, मतलब 1, 2, 3 इस तरह से बढ़ते जाएंगे, तो एच कट ओमेगा के बराबर जो एनर्जी है, एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को उसमें ऐड करते जाते हैं। तो इस तरह से जो फोनॉन की एनर्जी है वो भी क्वांटाइज्ड है, और वो इस एक्सप्रेशन के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है, जिसमें एच का ओमेगा मीन्स दी एनर्जी और एन क्वांटम नंबर है। एन इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें हाफ एच का ओमेगा एनर्जी मिलेगी, वो 0 पॉइंट एनर्जी कही जाती है। अब हम फोनॉन मोमेंटम की बात करेंगे। तो चूंकि फोनॉन क्वांटा है, जैसे फोटोन एक क्वांटा है, क्वांटा ऑफ द एनर्जी, उसी तरह से फोनॉन भी क्वांटा ऑफ द एनर्जी है। इसका रेस्ट मास इसमें नहीं होता है, इसलिए इसकी मोमेंटम को हम जैसे नॉर्मली किसी पार्टिकल के मोमेंटम को एम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई पार्टिकल है उसमें मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो हम उसके मोमेंटम को एम वी से डिनोट करते हैं। तो इसके मोमेंटम को हम एम वी से डिनोट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मास नहीं है, बल्कि इसको हम एच कट के से डिनोट करेंगे। जैसे वेव लाइक जो नेचर होता है उसमें हम किसी वेव में मोमेंटम को हम एच कट के से डिनोट करते हैं, तो उसी तरह से फोनॉन के मोमेंटम को भी एच कट के से डिनोट किया जाता है। अब जब कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल लैटिस से इंटरेक्ट करता है, जैसे कि ब्रैग डिफ्रैक्शन के केस में, ब्रैग डिफ्रैक्शन मीन्स या कि एक्सरे डिफ्रैक्शन या न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकालने के लिए किसी एक्सटर्नल पार्टिकल को जिसकी वेवलेंथ लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास हो, ऐसे पार्टिकल को किसी लैटिस पे इंसिडेंट कराते हैं या किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे इंसिडेंट कराते हैं, तो एक सर्टेन कंडीशन होती है, और जब वो कंडीशन, जिसको ब्रैग कंडीशन कहते हैं, वो फुलफिल होती है, तो ब्रैग डिफ्रैक्शन होता है, और तब फिर उस डायरेक्शन में हमें एक डिफ्रैक्टेड स्पॉट मिलता है। तो जो अलाउड ट्रांजिशंस हैं ब्रैग डिफ्रैक्शन में, इन सारी चीजों को हम लोगों ने सेकेंड यूनिट में डिस्कस कर लिया है। तो हम उसके लिए इस तरह का एक कंडीशन लिखते हैं। ये कंडीशन जो है वो ब्रैग डिफ्रैक्शन कंडीशन कही जाती है फोटोन के लिए, क्योंकि हम यहाँ एक्सरे की बात कर रहे हैं, एक्सरे की बात कर रहे हैं मतलब कि फोटोन है। उसके लिए इक्वेशन है या जो कंडीशन है वो है k प्लस जी इज इक्वल टू k डैश। तो k क्या है यहाँ पे, k इज द वेव वेक्टर ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन मतलब कि इंसिडेंट एक्सरे, and g is the reciprocal lattice vector. K dash means k dash is the wave vector of the scattered or the diffracted photon या diffracted x-ray। फोटोन जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब कि हम एक्सरे कह रहे हैं। तो ये एक ब्रैग डिफ्रैक्शन कंडीशन है। जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्रैक्टेड स्पॉट मिलता है, जिसको हम ब्रैग डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब अगर हम लैटिस के फोनॉन को भी कंसिडर करें इस इक्वेशन में, तो हम इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखेंगे कि k प्लस जी इज इक्वल टू k डैश प्लस माइनस कैपिटल K। अब कैपिटल K क्या है, कैपिटल K इज द वेव वेक्टर ऑफ द फोनॉन, क्योंकि वो लैटिस से इंटरेक्ट कर रहा है, तो लैटिस को क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोनॉन इज रिप्रेजेंटिंग द लैटिस, लैटिस को, फोनॉन जो है लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें भी वही चीज है, k इज द वेव वेक्टर ऑफ द एक्सरे, g इज द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर एंड k डैश इज द वेव वेक्टर ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरे। और अगर यहाँ प्लस के है, इसका मतलब कि एक फोनॉन क्रिएट हो गया, और अगर यहाँ पे यहाँ माइनस के होता, माइनस के मतलब कि इस साइड में प्लस हो गया, तो इसका मतलब कि एक फोनॉन एब्जॉर्ब हो गया। तो हम इस तरह से इक्वेशन को, ब्रैग इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं अगर हम फोनॉन को भी कंसिडर करें। अब जब हम लैटिस पे दूसरे पार्टिकल के इंटरेक्शन की बात करते हैं, जो दूसरा पार्टिकल है वो कोई भी पार्टिकल हो सकता है, इसकी वेवलेंथ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमिन करने के लिए ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जिसकी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास हो। तो न्यूट्रॉन बीम भी हो सकती है, एक्सरे बीम भी हो सकती है, और इलेक्ट्रॉन बीम भी हो सकता है। तो अगर हम न्यूट्रॉन बीम को हिट हिट करें या इंसिडेंट कराएं लैटिस पे, तो
अगर इनइलास्टिक स्कैटरिंग है, इनइलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब कि जो वेव वेक्टर है वो चेंज हो जाता है। इनइलास्टिक स्कैटरिंग में वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। इलास्टिक स्कैटरिंग में वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही रहता है, केवल उसकी डायरेक्शन चेंज होता है। लेकिन अगर इनइलास्टिक स्कैटरिंग है तो वहां पे एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है और इसलिए वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है। तो अगर हम को मोमेंटम के टर्म्स में लिखें या वेव वेक्टर के टर्म्स में लिखें तो हमारी ये वही इक्वेशन होगी जो पहले थी, लेकिन अब यहाँ पे k क्या है, k इज द वेव वेक्टर ऑफ द न्यूट्रॉन, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ द न्यूट्रॉन्स बाय फोनॉन। तो ये k रिप्रेजेंट कर रहा है वेव वेक्टर ऑफ द न्यूट्रॉन, g is the reciprocal lattice vector and k dash is the wave vector of the scattered neutron। और फिर वही चीज है यहाँ पे प्लस माइनस, अगर यहाँ प्लस के है तो इसका मतलब क्रिएशन ऑफ फोनॉन, और अगर माइनस के है, माइनस के मतलब कि वो इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनॉन। और इस इक्वेशन को अगर हम एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन के टर्म में लिखें तो एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन के टर्म में जैसे कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इस तरह से लिखें तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी न्यूट्रॉन की, p²/2m। अगर p मोमेंटम है तो हम एनर्जी को लिखते हैं p²/2m, और मोमेंटम मींस h कट k, तो p² मींस h कट स्क्वायर k² अपॉन 2m। m मींस द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन का मास होता है तो इसलिए हम यहाँ पे 2mn लिखेंगे। और फिर दिस इज इक्वल टू दी अगेन h कट स्क्वायर k डैश स्क्वायर अपॉन 2mn। तो k डैश क्या है, k डैश इज द वेव वेक्टर ऑफ द स्कैटर्ड न्यूट्रॉन और द डिफ्रैक्टेड न्यूट्रॉन। अब क्योंकि ये इनइलास्टिक स्कैटरिंग है इसलिए यहाँ पे k और k डैश बराबर नहीं होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफर होगा, अंतर हो जाएगा दोनों में। तो इसलिए अगर दोनों में अंतर है तो ये एनर्जी और ये एनर्जी में भी डिफरेंस होगा, तो उस डिफरेंस को मैच करने के लिए यहाँ पे फोनॉन है। तो अगर फोनॉन की एनर्जी है तो अगर प्लस एच कट ओमेगा है इसका मतलब कि एक फोनॉन क्रिएट हो रहा है, और अगर माइनस एच कट ओमेगा है तो इसका मतलब कि एक फोनॉन एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये इनइलास्टिक स्कैटरिंग है। अगर इलास्टिक स्कैटरिंग होगी तो फिर यहाँ पे फोनॉन की एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि ये k इज इक्वल टू k डैश होगा, तो उस समय एनर्जी अपने आप ही यहाँ पे बराबर हो जाएगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब फोनॉन पे डिस्कशन के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और एक दूसरा टॉपिक जो इस यूनिट में है वो है हीट कैपेसिटी, तो हम अब उस पर चर्चा करेंगे। और आज के लेक्चर में हम हीट कैपेसिटी के बारे में जनरल टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे, और फिर जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें आइंस्टीन थ्योरी ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड द बायो थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में एक जनरल बातचीत करेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में। अगर कोई भी बॉडी है और उस बॉडी को या कोई सिस्टम है, कोई मैटर है, तो उसको अगर हीट सप्लाई की जाती है, एक्सटर्नल हीट सप्लाई की जाती है, तो वो हीट का जो कुछ पार्ट होगा वो उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने का मतलब कि उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है हीट का वो एक्सटर्नल वर्क करने में खर्च होगा। तो जो हीट सप्लाई की जाती है किसी सिस्टम को वो एक तरह से दो पार्ट में जाती है। एक जो पार्ट है वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का मतलब कि वो उसके टेम्परेचर को बढ़ाता है, और जो दूसरा पार्ट है वो एक्सटर्नल वर्क को करने में खर्च हो जाता है। तो इस तरह से हीट दो पार्ट में बढ़ जाती है। और अगर हम थर्मोडायनेमिकली लिखें तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं dq is equal to du plus dw। तो dq means the amount of heat given to the system। उस सिस्टम को हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं, जो जितने अमाउंट का हीट सप्लाई कर रहे हैं वो dq हुआ, और du is the change in the internal energy। उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो du होगा, और dw मीन्स की वर्क डन बाय द सिस्टम, जो बचा हुआ एनर्जी है उससे वो वर्क परफॉर्म कर सकता है। तो डी फिर हम dw को pdv की तरह लिखते हैं, p इज द प्रेशर एंड dv इज द चेंज इन द वॉल्यूम। तो ये इक्वेशन एक फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw और dq इज इक्वल टू du प्लस pdv। तो ये इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जब हम हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो हीट कैपेसिटी को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि अगर कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मैटर है, वो कितना अमाउंट है वो डिफाइन नहीं है, बट कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ मैटर है, उसमें
डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट देना होगा उस अमाउंट ऑफ हीट को इस सिस्टम के लिए हीट कैपेसिटी कही जाती है। मतलब कि हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मैटर। तो ये जनरल कॉमन सेंस की बात है कि अगर सिस्टम में जो मैटर का अमाउंट है अगर वो ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा हीट देना पड़ेगा 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और अगर वो मैटर कम है तो हमें कम हीट देने पर ही वो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हैं तो हम मैटर को यूनिट अमाउंट मतलब 1 यूनिट उसका अमाउंट हो, 1 ग्राम हो या जो भी हो, 1 यूनिट ऑफ द मैटर हो, तो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी उसी तरह से डिफाइन करते हैं जैसे हीट कैपेसिटी को डिफाइन किया था। बस उसमें अंतर ये है कि हीट कैपेसिटी में मैटर का अमाउंट फिक्स है, पर वो कितना अमाउंट है वो डेफिनेट नहीं है। पर जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं तो मैटर का अमाउंट यूनिट मास होना चाहिए। तो अगर यूनिट मास है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करना है यानी बढ़ाना है, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे उस अमाउंट ऑफ हीट को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सिस्टम या उस मैटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कही जाती है। फिर इसी में और आगे बढ़ते हुए हम डिफाइन करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब कि अब वो जो अमाउंट है अगर हम उसको 1 मोल ले लें, वो जो सॉलिड है अगर हम 1 मोल ऑफ द सॉलिड ले लें तो 1 मोल ऑफ द मैटर की 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा उसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो इस तरह से हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन किया जाता है। फिर इसमें भी हम इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं तो उसे कैपिटल सी से डिफाइन करते हैं। और तो C मींस dq by dt। फिर इसे भी हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर पे और दूसरा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये dv जीरो हो जाएगा। मतलब कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन द वॉल्यूम जीरो हुआ, तो p dv इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो p dv अगर जीरो हो गया तो हमारे पास क्या इक्वेशन बचा, dq इज इक्वल टू du। इसका मतलब कि dq by dt इज इक्वल टू du by dt। dq by dt at constant volume is equal to du by dt। उसी तरह से अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन करेंगे तो ये dq by dt at constant प्रेशर होगा। लेकिन ज्यादातर जो कैलकुलेशन होते हैं, ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है वो CV है इन कंपैरिजन टू CP। क्योंकि CV जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम एक्सटर्नल वर्क डन को जीरो मानते हैं, मतलब जीरो हो जाता है, और उस समय हम जो भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। और इंटरनल एनर्जी की बात करने का मतलब कि हम उस सिस्टम के बारे में ज्यादा चिंतित हैं या उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो CV इंटरनल एनर्जी को डायरेक्ट रिलेट करता है, जबकि CP में डायरेक्ट रिलेशन इंटरनल एनर्जी से नहीं है बल्कि उसमें DW वाला पार्ट भी आता है। तो इसलिए CV ज्यादा यूज होता है और वो ज्यादा कॉमन है, उसी पे ज्यादा डिस्कशन हम आगे करेंगे। CV इज मोर कॉमन देन CP। CV का मतलब हो गया सीधे सीधे du by dt, मतलब चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी मतलब कि लेटेस्ट वाइब्रेशन। तो इंटरनल एनर्जी दो तरह से बढ़ती है। अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब कि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, तो दो तरह से इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। एक तो ये होगा कि जब हम एक्सटर्नल हीट सप्लाई कर रहे हैं किसी सिस्टम को तो जो उसके एटम्स हैं वो ज्यादा तेज से वाइब्रेट करने लगेंगे। मान लीजिए पहले धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे थे तो अब वो बहुत तेजी तेजी वाइब्रेट करने लगेंगे क्योंकि उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है, उनका वाइब्रेशन ज्यादा तेज हो जाएगा। एक तो वो रीजन है कि ज्यादा वाइब्रेशन होगा मतलब उनमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हुई तो टेम्परेचर रेज होगा। और दूसरा ये होता है कि अगर उस सिस्टम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। तो जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो दो तरह से वो इंक्रीज होती है, मतलब दो पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक वाइब्रेशन अबाउट मीन पोजीशन, मतलब कि जो लैटिस वाइब्रेशन है या जो एटम्स वाइब्रेट कर रहे थे लैटिस में वो हीट को पा करके और तेजी तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी।
और दूसरा रीजन ये है कि थर्मल एक्साइटेशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए जो कंट्रीब्यूशन है स्पेसिफिक हीट में या इंटरनल एनर्जी रेज करने में जो कंट्रीब्यूशन है वो दो तरह का कंट्रीब्यूशन है। एक तो कंट्रीब्यूशन है लैटिस की वजह से, मतलब लैटिस वाइब्रेशन की वजह से, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो उसको इसलिए हम लिखते हैं इंटरनल एनर्जी को दो पार्ट में लिख दिया, एक तो इंटरनल एनर्जी ड्यू टू द लैटिस वाइब्रेशन और दूसरा इंटरनल एनर्जी ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसको दो पार्ट में लिखा। तो जो CV होगा मतलब कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, वो भी दो पार्ट में होगा, मतलब कि दो कंट्रीब्यूशन होगा, एक होगा DDT ऑफ द U लैटिस और दूसरा होगा DDT ऑफ द U इलेक्ट्रॉनिक। U मींस द इंटरनल एनर्जी। और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं कि CB इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ड्यू टू लैटिस एंड प्लस द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टू द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम CV की ही चर्चा कर रहे हैं क्योंकि CV डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी को रिलेट करता है। अगर हम CP लिखेंगे यहाँ पे तो हम डायरेक्ट केवल इंटरनल एनर्जी नहीं लिखेंगे, उसके साथ साथ हमें एक्सटर्नल वर्क डन भी लिखना पड़ेगा और फिर एक्सटर्नल वर्क डन कैसा है क्या है तो वो भी देखना होगा। इसलिए हम उसको ना फोकस करते हुए केवल इंटरनल एनर्जी को फोकस कर रहे हैं, और इस इंटरनल एनर्जी को अगर फोकस कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें CV ही लेना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे CV को लिया जाता है। और अगर कोई सिस्टम ऐसा है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो फिर उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वो केवल लैटिस की वजह से होता है, और तब इस पार्ट को जीरो कर देंगे तो CV इज इक्वल टू C लैटिस, इस तरह से हम लिखेंगे। अब इसी संदर्भ में डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ है जो ये कहता है कि सॉलिड्स का मतलब अगर मोनोएटॉमिक सॉलिड है तो उसका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो हर टेम्परेचर पे कांस्टेंट होगी, और हम टेम्परेचर पे कांस्टेंट होगी मतलब कि वो CV इज इक्वल टू 3R। R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये एक नियम है जो डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ है, मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। कोई भी टेम्परेचर हो, कोई सा भी सॉलिड हो, किसी भी सॉलिड के लिए या किसी भी टेम्परेचर पर CV की वैल्यू कांस्टेंट होगी और वो कांस्टेंट वैल्यू 3R होगी। तो वो कैसे 3R आती है पहले हम इसको देखेंगे और फिर हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। तो जैसे हमको पहले पता है काइनेटिक थ्योरी के डिस्कशन से या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से ये हमें पता है कि अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है वो हाफ KT होती है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी हाफ KT होती है। और अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन को कंसिडर करें तो ट्रांसलेशनल मोशन में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा, दो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होंगे, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए। तो इस तरह से वहां पे 3/2 KT एनर्जी होगी एक एटम के लिए। और इसी तरह से अगर कैपिटल N एटम है या अगर हमने 1 मोल लिया हुआ है तो N0। अगर 1 मोल है और मोनोएटॉमिक है तो मोनोएटॉमिक मतलब कि एक लैटिस में एक ही एटम होगा, तो अगर हम 1 मोल सब्सटेंस लेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे N0। N0 इज द एवोगैड्रो नंबर। तो उतने से हम 3/2 KT को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उससे एसोसिएटेड 2 एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ, क्योंकि वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है और वो पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। तो इस तरह से जो टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी होगी उसको हम लिखेंगे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कौन सा है, एक लॉन्गिट्यूडनल है, दो ट्रांसवर्स है ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, एक लॉन्गिट्यूडनल और दो ट्रांसवर्स, तो 3 मल्टीप्लाई किए हाफ KT को, 3 इंटू हाफ KT, क्योंकि हाफ KT इज द एनर्जी फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। और फिर वो जो 2 एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, तो 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर चूंकि 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस है इसलिए इसको उस और मोनो एटॉमिक है तो इसलिए इसको N0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 इंटू हाफ KT इंटू 2 इंटू N0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3, मतलब जो U की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 KT N0। U की वैल्यू आएगी 3 KT N0।
अब फिर जब हम CV निकालेंगे तो du by dt करेंगे तो वो t इधर चला आएगा और हमें यहाँ पे मिलेगा, केवल हमें मिलेगा 3kn0। 3kn0 वैल्यू होगी CV की। और kn0 क्या होता है? दैट इज इक्वल टू R। R इज द गैस कांस्टेंट, n0 इज द एवोगैड्रो नंबर, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये सारे कांस्टेंट है, इसलिए CV इज इक्वल टू 3R आ जाता है। यहाँ पे हमें CV का मतलब du by dt करना है, तो t इस साइड में आ जाएगा। तो CV की वैल्यू 3R आ गई, जो कांस्टेंट है। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई भी टेम्परेचर हो, कोई सा भी सॉलिड हो, CV की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और जो मोनोएटॉमिक के लिए, और वो वैल्यू क्या होगी? वो 3R वैल्यू होगी। और अगर हम R की यहाँ पे वैल्यू रख दें तो ये 5.96 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये इसकी वैल्यू है। CV की वैल्यू 3R मतलब कि 5.96 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इसी को कहा जाता है डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। तो डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ क्या दर्शाता है? वो ये दर्शाता है कि किसी भी सॉलिड के लिए जो मोनोएटॉमिक है, उसके लिए CV की वैल्यू मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, चाहे कोई सा भी टेम्परेचर हो या कोई सा भी सॉलिड हो, और वो कांस्टेंट रहेगा और उसकी वैल्यू 3R रहेगी। ये डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ है। तो ये लॉ जनरली मतलब नॉर्मली ये वैलिड है एट रूम टेम्परेचर एंड अबव द रूम टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा है, रूम टेम्परेचर है या रूम टेम्परेचर से भी ज्यादा टेम्परेचर है, तो ये लॉ नॉर्मली वैलिड होता है। और फॉर द हैवियर एलिमेंट्स, हैवियर मतलब कि जिनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट 40 से ज्यादा है, अगर एटॉमिक वेट 40 से ज्यादा है तो ऐसे एलिमेंट्स के लिए ये लगभग सही होता है और ये लॉ वैलिड होता है। लेकिन वहां पे कुछ एनॉमलीज हैं, मतलब कि अगर हम टेम्परेचर को कम करें, रूम टेम्परेचर से कम जाएं टुवर्ड्स जीरो टेम्परेचर, मतलब जीरो केल्विन की तरफ जाएं, तो ये लॉ वैलिड नहीं होता है। मतलब CV की वैल्यू 3R नहीं रहती है, बल्कि कम हो जाती है और वो जीरो भी हो जाती है। या फिर जो लाइटर एलिमेंट्स है उनमें भी ये वैल्यू इस तरह की नहीं रहती है। तो कैसे चेंज होती है इसके हैं? तो इसी ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ के ही जो लिमिटेशंस हैं उस पर अब हम चर्चा करते हैं कि वो कहाँ तक वैलिड है और कहाँ तक नहीं वैलिड है। तो ये एक यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया गया है, कर्व ड्रॉ किया गया है, जिसमें y एक्सिस पे CV है और x एक्सिस पे टेम्परेचर है। टेम्परेचर जनरली जब हम थर्मोडायनेमिक्स में लेते हैं तो उसे कैपिटल T से डिनोट करते हैं, और कैपिटल T मतलब हम उसे केल्विन में डिनोट करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं डिनोट करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में कैपिटल T मतलब कि डिग्री केल्विन में हम डिनोट करते हैं। तो अगर हम ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ को देखें तो ये 3R मतलब ये कांस्टेंट रहेगा, ये रहना चाहिए। कोई भी टेम्परेचर हो, CV की वैल्यू 3R मतलब ये कांस्टेंट, एक हॉरिजॉन्टल सी लाइन यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन ये थ्योरेटिकल लाइन है अकॉर्डिंग टू डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ, लेकिन ये लाइन वैलिड नहीं है, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करते हैं वैसे वैसे इसकी CV की वैल्यू 3R से कम होती जाती है, और कम होते होते वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है और फिर जीरो केल्विन पे आके वो जीरो भी हो जाती है। तो ये जो डेविएशन है वो मतलब ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ की कमी को शो करता है, या उसकी लिमिटेशन है कि ये कहाँ तक वैलिड है। ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ ये रूम टेम्परेचर पे या उसके ऊपर वैलिड है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को लो करें, लो टेम्परेचर पे ये वैलिड नहीं है। तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है वो जीरो पे जीरो हो जाती है, जबकि इसके हिसाब से जीरो पे भी 3R ही रहनी चाहिए। पर जीरो टेम्परेचर पे मतलब कि केल्विन, जीरो डिग्री केल्विन पे वो जीरो हो जाती है। और जब हम लो रीजन में जाते हैं तो इंसुलेटर्स के लिए वो एज अ टी क्यूब, ये टी क्यूब यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, ये थोड़ा शिफ्ट हो गया है, आप इसको यहीं पे समझिए। तो वो एज अ टी क्यूब प्रोपोर्शनैलिटी होती है, मतलब CV इज प्रोपोर्शनल टू TQ एट लोअर टेम्परेचर। और फिर चूंकि CV इज प्रोपोर्शनल टू T क्यूब है, इसलिए जब T इज इक्वल टू जीरो होगा तो CV जीरो हो जाएगा। इंसुलेटर के केस में, इंसुलेटर का मतलब ये हुआ कि वहां पे अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है CV इज प्रोपोर्शनल टू T क्यूब। मतलब अगर हम उसको इक्वालिटी में लिखें तो हम लिख सकते हैं CV इज इक्वल टू AT क्यूब और A इज सम कांस्टेंट। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है वो लैटिस वाइब्रेशन की वजह से है, क्योंकि ये इंसुलेटर है और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और ST इन मेटल्स, अगर मेटल्स है तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
तो वहां पे वो प्रोपोर्शनल टू टी हो जाता है। तो इस तरह का मतलब कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है सीवी की, जबकि डुलोंग्स एंड पेटिट्स लॉ के को अगर हम देखें तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और वो हर कोई सा भी टेम्परेचर हो उसके हिसाब से सीवी की वैल्यू कांस्टेंट होगी जो 3R होगी। तो ये थ्योरेटिकल लाइन है डुलोंग एंड पेटिट्स के हिसाब से 3R, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल लाइन है जो ये दर्शाता है कि सीवी की वैल्यू लो टेम्परेचर पे कम हो जाती है, और अगर इंसुलेटर है तो वो प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब होती है, और अगर मेटल है तो प्रोपोर्शनल टू टी होती है, और अगर सुपर कंडक्टर है तो ये और भी फास्ट डिक्रीज होता है। फिर उसी तरह से जैसे ये जो डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ है उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि कोई सा भी एलिमेंट हो, कोई सा भी सॉलिड हो, मोनोएटॉमिक है अगर, तो उसमें सीवी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी जो 3R रहेगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो मैग्नेटिक सॉलिड्स होते हैं उसमें जिस टेम्परेचर पे मैग्नेटिक ऑर्डरिंग होती है, मैग्नेटिक मोमेंट की ऑर्डरिंग होती है, उस टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द जो उसके नियर टेम्परेचर होता है, उससे ज्यादा वैल्यू होती है उस टेम्परेचर पे जहाँ पे कि मैग्नेटिक ऑर्डरिंग होती है। तो एक ये भी डिफरेंस है, मतलब कि एनॉमली है। फिर दूसरा, जब लो एटॉमिक नंबर होता है, मतलब कि 40 से कम में है, अगर लो एटॉमिक नंबर है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है जैसे कि बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, सिलिकॉन, इस तरह के जो है, तो ये लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिखाते हैं इन कंपैरिजन टू द डुलोंग पेटिट्स लॉ। मतलब डुलोंग पेटिट्स लॉ के हिसाब से 3R होना चाहिए, पर उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 3R नहीं होती है बल्कि उससे कम होती है। और फिर उसी तरह जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, सीजियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो इस तरह के जो मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 3R से ज्यादा होती है। वहां 3R से ज्यादा होती है और यहाँ पे 3R से कम होती है। तो इस तरह की बहुत सारी एनॉमलीज हैं जो रियल लाइफ की हैं या रियल सॉलिड्स की हैं, जो डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ को लिमिट करती हैं कि वो मतलब वो सही है, वैलिड है, पर वो वैलिड तब है जबकि टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर या उससे ज्यादा टेम्परेचर हो, या कि फिर जो एटॉमिक वेट है वो 40 से ज्यादा हो, तब डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ मतलब कि CV इज इक्वल टू 3R में होगा, ये वैलिड है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम होता है तो CV की वैल्यू डेविएट होती है और वो कम हो जाती है, 3R से कम हो जाती है, और T इज इक्वल टू 0 पे वो 0 भी हो जाती है। और अगर कुछ मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, तो उसकी वैल्यू 3R से ज्यादा भी हो जाती है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का भी कंट्रीब्यूशन ऐड हो जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने एक हीट कैपेसिटी के बारे में जनरल डिस्कशन किया कि हीट कैपेसिटी क्या होती है एंड डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ क्या है, इसके बारे में डिस्कशन किया। तो इस डिस्कशन से ये समझ में आया कि जो क्लासिकल लॉ है हीट कैपेसिटी के बारे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, सीवी के बारे में, कि सीवी 3R होना चाहिए, ये क्लासिकल लॉ है, ये लॉ वैलिड नहीं है। और अगर लो टेम्परेचर पे जाएंगे तो ये लॉ बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो फिर कौन सा ऐसी थ्योरी आएगी, कौन सी ऐसी थ्योरी है जो इसको एक्सप्लेन कर सके कि लो टेम्परेचर पे वो प्रोपोर्शनैलिटी इंसुलेटर में टी क्यूब हो जाती है और मेटल में प्रोपोर्शनल टू टी हो जाता है, ये कौन सी थ्योरी होगी जो इस चीज को एक्सप्लेन कर सके। तो इसलिए उसके आगे की थ्योरी आइंस्टीन थ्योरी है, डिबाई थ्योरी है फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमें वो दो थ्योरी पे डिस्कशन करना है, तो उसको अब हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स इस पे डिस्कशन करेंगे, मतलब उसको डिराइव करेंगे और फिर डिराइव करके शो करेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल कर्व आ रहा है वो कैसे आइंस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंग सही है या सही नहीं है। और अभी हो सकता है कि इसमें हमें 3 लेक्चर और लेने पड़े, एक आइंस्टीन थ्योरी पे, एक डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पे, और तीसरा डिबाई थ्योरी पे, तब जाके ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। या हो सकता है कि 2 लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाए, तो ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स पे आधारित होगा। तो आज का लेक्चर अब यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।